Zahid and I am representing Master D Network. So today we are going to discuss about the depletion of ATP. ठीक है, तो डिप्लेशन ऑफ एटीपी हम कुछ टॉपिक में पढ़ रहे हैं अंडर द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। जब भी सेल इंजरी होती है, ठीक है, तो उसकी हमने कॉज देखनी होती है, किस वजह से सेल इंजरी हुई है। ठीक है, अब सेल इंजरी की वजह से सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है वो देखनी होती है, एंड देन हम ये देख रहे होते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास मेन जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो है सबसे पहले डिप्लेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, जब भी सेल इंजरी होगी तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा तो एटीपी का लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमें पता है कि नॉर्मली एटीपी किससे बन रहा होता है, जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके जरिए जो है ये एटीपी बन रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है अगर जो है ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी जो है हमारे पास एटीपी बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो हमने देखना है कि हमारे पास मेजर कॉजेज क्या है एटीपी डिप्लेशन। सबसे पहले कि अगर हमारे पास सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल या उसकी सप्लाई रिड्यूस्ड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो गया है, या फिर सेल के अंदर कोई टॉक्सिन्स आ गए हैं जिसकी वजह से जो एटीपी का लेवल है वो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो है जो हमारे पास हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है एटीपी में, ठीक है, वो हमारे किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है कि हमारी बॉडी में या सेल में जितने भी सिंथेटिक या डिग्रेडेड प्रोसेस होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एनर्जी हमें एटीपी से मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, जो हमारे पास एटीपी के अंदर फॉस्फेट है वो चाहिए। कौन कौन से हमारे पास, अगर मेम्ब्रेन से हमने किसी आयन वगैरह को या न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए भी हमें एटीपी चाहिए। जैसे हमारे पास आयन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में भी एटीपी चाहिए, लिपोजेनेसिस में भी एटीपी चाहिए। ठीक है, अगर डीसाइक्लेशन भी, ये साइक्लेशन रिएक्शन में भी हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रहे थे जिसमें जहाँ पे हमें एटीपी चाहिए होता है। तो हमने देखना है कि मोस्टली जो है हमारी बॉडी में कितना जो है एटीपी जो है बर्न हो रहा होता है। ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जो है 50 to 70 किलोग्राम ऑफ एटीपी जो है डेली बर्न हो रहा होता है फॉर द प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमने जो है इफेक्ट्स देखने हैं कि अगर एटीपी की डिप्लेशन हो जाए तो क्या इफेक्ट्स आते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो सेल है उसकी सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मल्टीपल पंप्स लगे होते हैं जिसके जरिए जो है सोडियम जो है सेल के अंदर आता है। ठीक है, तो वो एटीपी डिपेंडेंट पंप होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एटीपी का लेवल डिक्रीज होगा तो सोडियम पंप का जो एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सोडियम की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पोटेशियम जो है सारा का सारा बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सोडियम, जहाँ पे सॉल्ट होता है वहीं पे वाटर जाता है। जब सेल के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वाटर का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सेल की स्वेलिंग हो जाएगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या हो जाएगी, डायलिटेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अलावा हमारे पास और का एक और मैकेनिज्म क्या है, उसमें ये होता है कि जब भी हमारे पास जो है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, ठीक है, वो किस वजह से हो रही होती है, ताकि हम सेल के एनर्जी सोर्सेज को मेंटेन कर सकें। लेकिन उसको मेंटेन करते करते हमारी सेल, हमारे जो बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। जब उसका ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज होने लग जाता है तो हमारे पास लैक्टिक एसिड, जब भी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, तो हम ग्लाइकोजन के जरिए जो है ग्लूकोज और एटीपी को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। जब लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे सेल के अंदर जो है पीएच जो है उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब सेल की पीएच डिक्रीज होगी तो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब हमारे सेल के अंदर भी क्या होते हैं, मैंने बताया था जिस तरह मेम्ब्रेन पे पंप्स होते हैं, ठीक है, जो आयंस वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जब हमारे पास सेल इंजरी हुई है, ठीक है, तो अगर एटीपी की डिप्लेशन हो गई है तो हमारे पास जो कैल्शियम के पंप हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, जब उनका फेलियर हो जाएगा तो सारा का सारा कैल्शियम जो है सेल के अंदर इन्फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, जब सेल में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे सेल के अंदर जो है डेलिटेरियस इफेक्ट्स ला रहा होता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की परमिटिविटी ज़्यादा, तो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। उसके अलावा जो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे जो सेल को क्या करने लग जाएंगे, डिग्रेड करने लग जाएंगे।
और फोर्थ हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास जो क्या कहते हैं एटीपी की जब डिप्लीशन होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब भी एटीपी की डिप्लीशन होगी तो राइबोसोम्स जो है प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रियल और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का डैमेज हो गया, ठीक है, तो वो इंजरी क्या होगी, इरिवर्सिबल डैमेज होगा और सेल जो है नेक्रोसिस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिप्लीशन ऑफ एटीपी से हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारे सेल के अंदर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि जब सोडियम पंप डिक्रीज हो गया, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई एटीपी डिप्लीशन की वजह से, तो सेल के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा और पोटाशियम का लेवल कम। ठीक है, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा सोडियम ज़्यादा वहाँ पे वाटर ज़्यादा। ठीक है, तो सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेटेशन। सेकंड हमने पढ़ा है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सेल की पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब पीएच डिक्रीज होगी तो एंजाइम जो है, आपको पता है एक स्पेसिफिक पीएच पे काम कर रहे होते हैं, जब पीएच डिस्टर्ब तो उनकी एक्टिविटी भी डिस्टर्ब। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट जो है कैल्शियम आयन जो पंप है वो भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे जब भी एटीपी की डिप्लीशन होगी। तो सारा का सारा कैल्शियम जो है सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो सेल मल्टीपल एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो सेल के डाइजेशन या डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जब भी एटीपी की डिप्लीशन होगी तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का जो एपरेटस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया और मेम्ब्रेन की डैमेज हो तो वो इंजरी क्या होती है, इरिवर्सिबल, और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिप्लीशन ऑफ एटीपी पढ़ लिया। अब हमने देखना है इसकी ज़रा हम डायग्राम देख लें। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये वेसल है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई इसने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं दी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो गई, इंजरी हुई। माइटोकॉन्ड्रिया की जब इंजरी हुई तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसका प्रोसेस डिक्रीज हो गया। जब वो डिक्रीज हुआ तो एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज। ठीक है, एटीपी की सिंथेसिस डिक्रीज तो सोडियम का पंप का फंक्शनिंग डिक्रीज। सोडियम का फंक्शन की पंप की जब फंक्शनिंग डिक्रीज होगी तो कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाएगा, सेल के अंदर ज़्यादा, वाटर का लेवल भी सेल के अंदर ज़्यादा और पोटाशियम का लेवल भी सेल के अंदर ज़्यादा। ठीक है, और पोटाशियम जो है सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब वाटर और साल्ट जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाएगी, सेल की भी स्वेलिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी स्वेलिंग। ठीक है, और जो हमारे पास सेल है उसके अंदर क्या हो, जो ब्लब्स बने हुए हैं उनका क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर जब ये हमारे पास ये डैमेज हो गया, ठीक है, अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन तो बन नहीं रही। ठीक है, तो हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा, तो आपको पता है इसमें ग्लाइकोजन यूज़ होता है। जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब भी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो उसका एक प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसमें पीएच जो है बॉडी की डिक्रीज हो जाती है। पीएच डिक्रीज होती है तो एंजाइम्स की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है न्यूक्लियस की क्या करने लग जाती है, क्लम्पिंग या श्रिंकिंग करने लग जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जब राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच होंगे, ठीक है, तो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे थे और ऑफ द डिप्लीशन ऑफ एटीपी। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पर डिस्फंक्शन से क्या हो रहा है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और डिस्फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बना रहा होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज तो एटीपी डैमेज। ठीक है, तो एटीपी का सारा हमने जो है सारा प्रोसेस पढ़ लिया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया किस वजह से डैमेज होता है, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, केमिकल टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से, इस्कीमिया की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो जो हमारे पास एटीपी की क्या हो जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, एक तो हो था कि बिल्कुल ही नहीं हो रही, अगर हो रही है लेकिन वो एबनॉर्मल हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की स्पीशीज क्या रेडिकल्स बना देंगे। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएंगी जो कि सेल के मटीरियल के साथ जो है रिएक्ट करेंगी। ठीक है, और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जब भी डैमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो मेम्ब्रेन की, माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, हमारे पास जो है एक तो पीएच चेंजेस आएंगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेवरल प्रोटीन होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, जब हम सेल या कोई टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो अगर वो हमें जो है सेल के अंदर अपेयर होने हो गए, तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर कोई इंटरनल इंजरी है। ठीक है, इंटरनल इंजरी होगी तो इसका मतलब है कि वो पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस या फिर नेक्रोसिस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट फिर हम फर्दर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।